हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। यह इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड करा चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत पढ़ेंगे उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस, यानी आज हम उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस से आगे के जो पॉइंट हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका यूकेजी के विद साम सर में। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। अब देखो यहाँ पे को ध्यान देना, 1500 मीटर से 4000 मीटर, 1500 मीटर से 4000 की मीटर की ऊंचाई पे मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। इंपॉर्टेंट है। अब देखो कौन कौन से पॉइंट है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। अब देखो कैसे याद रखेंगे, जो एक बुरांस का आप ऐसे याद रखने की कोशिश करना, बुरांस का जूस बनाया जाता है, ठीक है, ये वाला। तो एक कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो कितने रुपए की आती है? छोटी वाली 15 रुपए की आती है, और जो बड़ी वाली होती है वो कितने की आती है? 40 रुपए की आती है, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेना। तो ये आ जाएगा, देखिए 1500, 15 को कनेक्ट करना और 40, यानी आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो ये कितने से कितना हो जाएगा? 1500, यानी 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जैसे आप रोडों के किनारे जब बुरांस के फूल खिलते हैं ना, बुरांस खिलता है यानी बुरांस के फूल खिलते हैं, बुरांस, तब ये रोडों के किनारे आप कई वृक्षों पे बुरांस के लाल फूल देख पाते होंगे, ठीक है। बस हो गया, ऐसे आपने कनेक्ट करना है तो आ जाएगा रोडोडेंड्रॉन, यानी बुरांस के जो फूल हैं रोडों के किनारे लगे हुए हमको दिखते हैं। बस ऐसे ही इसको याद करने की कोशिश करना और याद हो भी जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। बुरांस एरिकेसेई कुल का वृक्ष है। कौन से कुल का है? एरिकेसेई कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल में या हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं, एवं कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। कैसे याद रखोगे? कानी बिल्ली, ऐसे याद रख लेना, कानी बिल्ली बुरांस, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। कहाँ का है? नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है बुरांस, लेकिन उत्तराखंड का क्या है? राज्य वृक्ष है। अब देखो यहाँ पे को ध्यान देना, एक पॉइंट समझना, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। और ये उत्तराखंड का क्या है? राज्य वृक्ष है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में पढ़ रहे हैं। बुरांस पुष्प यानी फूल नहीं है, वृक्ष है उत्तराखंड का, यानी उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है, ठीक है, ये ध्यान देना। और लेकिन ये नेपाल क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है और उत्तराखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है। यहाँ पे को कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना है। अगला पॉइंट देखिए, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है, यानी नेपाल में बुरांस को क्या कहा जाता है? गुरांस कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का क्या है? राज्य पुष्प है क्या? बुरांस है, ठीक है। बुरांस वृक्ष की विशेषताएं। बुरांस जो वृक्ष है उत्तराखंड का, इसकी क्या विशेषताएं हैं इसको समझते हैं। अब देखिए, बुरांस फूल का रंग चटक लाल होता है, ठीक है। कैसा होता है? चटक लाल होता है, एवं सफ़ेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, कितने हजार फीट की ऊंचाई पे पाए जाते हैं सफ़ेद बुरांस? 11,000 फीट की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई में पाए जाते हैं। अगला देखिए, बुरांस के फूलों का खिलने का समय फरवरी से कब तक है? अप्रैल तक है, ठीक है। FA फरवरी से अप्रैल तक जो है यह बुरांस के फूल खिलते हैं, फरवरी से अप्रैल, FA, ठीक है। अगला देखिए, बुरांस के पुष्प में मीथेनॉल होता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुरांस के पुष्प में क्या होता है? मीथेनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए फ़ायदेमंद होता है। यानी जो बुरांस का फूल होता है किसके लिए फ़ायदेमंद होता है? डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। 1974 में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुरांस के बारे में ये वाला पॉइंट, ठीक है। कब घोषित किया गया है? वन अधिनियम 1974 के तहत, ठीक है। चारों ओर क्या होने चाहिए? बुरांस के वृक्ष होने चाहिए, यानी वृक्ष होने चाहिए। 4 आ रहा है तो 1974, 4 से कनेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। 64 नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान देना, 74 होगा या तो 72 होगा। चारों ओर वृक्ष होने चाहिए ना, तो बस हो गया, 4 से कनेक्ट कर लोगे, आई थिंक आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं।
उत्तराखंड राज्य पक्षी, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे होगे। अब इसके बारे में समझते हैं। अभी इस पॉइंट पे हम पढ़ेंगे मोनाल के बारे में। अब देखिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है। तो मोनाल देखिए पहला पॉइंट समझते हैं। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस है। लोफोफोरस इम्पीजेनस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। अगला देखिए नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल, मोनाल पक्षी है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है, यानी मोनाल पक्षी नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला पॉइंट देखिए डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। डफिया, डफिया यानी मोनाल। ठीक है। अगला देखिए मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? मनियाल या मुनाल कहा जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान देना 2500 से 5000। ठीक है। अब याद कैसे रखोगे? देखिए जो एक मुर्गी होती है ना, ठीक है, तो वो कितने रुपए किलो होता है उसका मीट? 250 रुपये किलो। ठीक है, 250 रुपये किलो। और पहाड़ी मुर्गी का रेट उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, मिलती नहीं है और मारना भी नहीं है भाई। आप ध्यान देना, मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है आपने, कमेंट नहीं करना है ऐसे वैसे भाई सर आप तो ऐसा बोल रहे हो। मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ। ठीक है, उसकी वैल्यू उससे 2 गुना है। ठीक है, 250 रुपये वाली घर यानी कौन सी मुर्गी होती है जो मार्केट में मिलती है, और उससे भी दोगुने कीमत की मिलेगी कौन सी? जंगली मुर्गी। जंगली मुर्गी यानी मोनाल से कनेक्ट करना है। ठीक है, मारना नहीं है, खाली मैं याद करवा रहा हूँ, इसको समझना। 250 रुपये किलो कौन सी है? ये है पहाड़ी मुर्गी। मुर्गी तो मुर्गी को कनेक्ट करना है आपने किससे? मोनाल से कनेक्ट करना है याद करने के लिए। ठीक है, ऊंचाई कितना है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप ध्यान देना 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मोनाल फजेंड परिवार का पक्षी है। कौन से परिवार का है? फजेंड, फजेंड परिवार का पक्षी है। मोनाल की 4 प्रजातियाँ, मोनाल की अन्य 4 प्रजातियाँ इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी एवं ल्यूफोफोरस एंस आदि भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी 4 प्रजातियां हैं? इपेलेस है, स्केलेटरी, ल्यूरी, ल्यूफोफोरस एंस, ल्यूफोफोरस एंस आदि भी पाई जाती हैं। अगला देखिए कश्मीर में मोनाल को सोनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु, सिक्किम में चामदोंग कहते हैं। सिक्किम में क्या कहते हैं? चामदोंग, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और कश्मीर में सोनाल कहते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा देखिए मोनाल के लिए भूटान में वूफा, मोनाल के लिए भूटान में क्या बोला जाता है? वुफ बोला जाता है। तथा नेपाल में क्या बोला जाता है? डंगन कहा जाता है। नेपाल में डंगन कहा जाता है, भूटान में वुफ बोला जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं। राज्य के अलावा अर्थात उत्तराखंड राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम हो गया, असम या आसाम, असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व नेपाल में भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मोनाल पक्षी की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसको देखिए मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। यह किसी चट्टान या पेड़ में छेद कर अंडे देती है। किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है, घोंसला नहीं बनाती है। कौन? मोनाल। अगला पॉइंट देखिए नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोर की भांति कलगी होती है किसमें? नर मोनाल के सिर में। अगला देखिए मोनाल पक्षी का प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, यानी वर्ष में 2 बार अंडे देते हैं। अगला पॉइंट देखिए मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। यानी इनका जो प्रिय फसल होगा वो कौन सा होगा? आलू होता है। किसका? मोनाल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हिमालयी पक्षी का सिरमोर कहे जाने वाले मोनाल को, हिमालयी पक्षियों का सिरमोर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत संरक्षित किया गया था। अब देखो कैसे आ रहे होंगे 1972 आ रहा है ना, या तो वहाँ पे 1972 होता है या 74 होता है। मोनाल के कितने पाँव होते हैं? 2 पाँव होते हैं। 2 पाँव होते हैं तो मोनाल तो आ जाएगा कब? 1972 का होगा। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूजन होता है 1972 था या 74 था। ठीक है, तो यहाँ पे 72 होगा। तो 2 मोनाल के कितने पाँव होते हैं? 2 पाँव होते हैं, तो बस हो गया 72 से रिलेटेड होगा। याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, आई थिंक आपको याद हो भी रहा होगा। अब देखिए अगला पॉइंट है सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में सर्वाधिक मोनाल पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राज्य के वन्यजीव
संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। कितनी थी राज्य में मोनालों की संख्या 2008 तक? 919 थी, 919 थी, 919 थी। कब तक? 2008 तक थी। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए राज्य तितली कॉमन पीकॉक। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं, यानी राज्य तितली का नाम क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे को 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या लॉन्ग मोर, ध्यान देना यहाँ पे, लॉन्ग मोर या कॉमन पीकॉक या लॉन्ग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या लॉन्ग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखिए सान से, यानी जो तितली होती है ना, किस में बैठती है? शॉल में बैठती है। सॉल यानी ओढ़ने वाला एक होता है सॉल, उसमें बैठती है कौन सी? तितली बैठती है। ठीक है, ये सॉल है, सॉल में बैठती है तितली। ठीक है, आप ऐसे याद रखने की कोशिश करना। आप देखें कॉमन पीकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। कितनी? 1000 फीट की ऊंचाई पे, 7000 फीट की ऊंचाई पे पाई जाती है। अगला पॉइंट देखें, कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पेप्लियो बाइनर है। क्या है? पेप्लियो बाइनर है कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम। अगला पॉइंट समझते हैं। 1996 को लिम्का बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था। कब दिया था? 1996 में दिया था। अगला पॉइंट देखें, कॉमन पीकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिनों तक होता है। लगभग 1 महीना जीती है कौन? कॉमन पीकॉक। ठीक है, बहुत सुंदर होती है ये। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। कॉमन पीकॉक टिमरू के पेड़ में अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है। किस पेड़ में अंडे देती है? टिमरू के पेड़ में अंडे देती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। कब खोला गया था? 2016 में खोला गया था। 7 नवंबर 2016 को इसी को क्या? कॉमन पीकॉक यानी लॉन्ग मोर को उत्तराखंड का राज्य तितली घोषित किया गया था। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल। अब देखिए, अब इस वाले पॉइंट में हम समझेंगे उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है। वो क्या है? ढोल है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला पॉइंट समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। भंडारी कमेटी, कौन सी कमेटी? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। कब किया था? 2015 में किया था। कैसे याद होगी? 2015 को बंदर से कनेक्ट करना। बंदर ढोल बजाता है। क्या करता है? बंदर यानी बंदर ढोल बजाता है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा क्लू छोड़ रहा हूँ, याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल, चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ये है उत्तराखंड के वाद्य यंत्र ढोल को। मंगल वाद्य इक्वल ढोल है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। ढोल से नौबत, निमति, रहमानी, बढ़े आदि तालें बजाई जाती हैं। कौन कौन सी? नौबत या निमति, रहमानी, बढ़े आदि तालें बजाई जाती हैं। अगला पॉइंट देखिए, नौबत प्रातः काल में ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए नौबत प्रातः काल में, नौबत जो एक ताल है यह प्रातः काल ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कितने पड़ताल? 22 पड़ताल बजाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मांगलिक काज शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाई जाती है। कौन सी ताल बजाई जाती है? बड़े ताल बजाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी ताल? मांगलिक कार्य से पहले कौन सी ताल बजाई जाती है? बड़े ताल बजाई जाती है। अगला है, आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अबुल फजल की आईने अकबरी एक बुक होती है, उसमें ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला देखें, राज्य में ढोल सागर की ज्ञाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला पॉइंट। ठीक है, राज्य में अर्थात उत्तराखंड में राज्य में यानी उत्तराखंड राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। कौन है? उत्तम दास जी हैं। ठीक है, जो काफ़ी उत्तम ढंग से क्या बजाते हैं? ढोल बजाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये। ठीक है, आप इनका ढोल बजाते हुए देखोगे, आपको मजे आ जाएंगे। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। उत्तराखंड के अन्य प्रतीक। उत्तराखंड के अन्य कौन कौन से प्रतीक हैं यहाँ पे को समझाया गया है। देखिए, उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया है। ठीक है,
यानी उत्तराखंड में कब राज्य खेल क्या है, फुटबॉल है। कब राज्य खेल घोषित किया गया, 2011 में। अब कैसे याद होगा, देखो 2011 वाला। फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं ना, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 2011 से ही इसे राज्य खेल यानी उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया, किसे, फुटबॉल को। ठीक है, आई थिंक आपको याद हो रहा होगा। अगला पॉइंट देखें, उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है तथा दूसरी राजभाषा कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है, अब देखिए ये लगभग सभी को याद होता है। अगर आपको याद नहीं होता है तो जल्दी से याद कर लो भाई, क्योंकि पूरी दुनिया को याद है, आपको भी याद होना चाहिए। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। संस्कृत को 2010 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, 2010 में जब देखिए 10th होता है ना, 10th का एग्जाम होता है, तब बोला जाता है भाई इंग्लिश सब्जेक्ट लेना है या संस्कृत सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे को ध्यान देना, तो ये कब का है, 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, इंग्लिश लेना है 10th में या संस्कृत लेना है, तो संस्कृत लेना है तो 2010 को याद कराने की कोशिश करा रहा हूँ। आई थिंक आपको याद हो रहा होगा। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था। कब किया गया था, 2001 में किया गया था। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट याद हो रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो सीरीज नोट्स पब्लिकेशन जो BS नेगी और मिस्टर करमवीर रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक का एक्सप्लेन है। आप इसको अच्छे से समझिए, आपको मज़े आएंगे। ठीक है, आप एक दो बार इस वीडियो को देखो, लगभग आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड करा चुका हूँ, आप उसको देखो, फिर उसके बाद इसे देखिए, आपको सब एक कम से कम टाइम में अधिक से अधिक याद हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास शुरू करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो डालते ही आपके उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने अपलोड कर दिया है करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर।